नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, पिछले 2 दिनों से हम नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने जो कल पढ़ा है बेटा, उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद में आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। देखिए, नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम बेटा 3 प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे सीएनएस कहा जाता है। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस कहा जाता है। और तीसरा होता है एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। गाइज, हमारे से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भैया सीएनएस से पूछे जाते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूछे जाते हैं। कल के वीडियो में हमने गाइज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। मैं आपको फिर दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। गाइज, से शॉर्ट फॉर्म में हम सीएनएस लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो आपके ब्रेन से और आपके स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है हिंदी में मेरुरज्जु को, और जो ब्रेन होता है उसे हिंदी में कहा जाता है मस्तिष्क। यानी कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा, वो आपके ब्रेन से और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है यानी कि जो मेरुरज्जु होता है, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। और हमारी जो एग्जाम है बेटा, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से पूछे जाते हैं। कहने का मतलब सीएनएस से पूछे जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में भैया यही है, सीएनएस ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है। इतनी बात क्लियर है? गाइज, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्रेन की लोकेशन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन क्या है। गाइज, कल की वीडियो में मैंने आपको ब्रेन के पार्ट भी पढ़ाए थे, जैसे कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरेबेलम, छोटा दिमाग कहा जाता है जिसे। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। डायग्राम के सहायता से भी समझाया था बेटा कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट किस किस जगह पर उपस्थित होते हैं। गाइज, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके ब्रेन के बारे में, यानी कि आपके मस्तिष्क के बारे में। तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए ह्यूमन ब्रेन। गाइज, अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। देखने से क्या होता है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सारी की सारी ही चीज़ें समझ में आ जाएगी कि भैया हमने शुरुआत कहाँ से की है। और अगर आप बीच में से क्लासें लेते हो तो फिर उसका कोई सेंस निकलता नहीं है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। देखिए, अब आपको हेडिंग क्या लगानी है, ह्यूमन ब्रेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन ब्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, और फिर लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट में ह्यूमन ब्रेन से संबंधित कुछ फैक्ट है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ध्यान से समझना बेटा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनडीए, पीसीएस, पटवार, पुलिस, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लगानी है, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। देखिए, मनुष्य का जो दिमाग होता है बेटा, वो सबसे विकसित होता है। इस कारण मनुष्य को सबसे बुद्धिमानी जीव माना गया है, क्योंकि बेटा हमारा दिमाग बहुत विकसित होता है। आप देख सकते हो
इंसान धरती से चांद पर पहुंच गए, ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो जो हमारा दिमाग जो होता है बेटा, वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है, इसलिए मानव को सबसे बुद्धिमानी जीव माना गया है। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है बेटा, पहला पॉइंट आपको लिखना है कि मानव सबसे बुद्धिमानी जीव है। मानव सबसे बुद्धिमानी जीव है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे बुद्धिमानी जीव कौन सा है, तो भैया मानव है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मानव सबसे ज्यादा बुद्धिमानी है तो भैया दूसरा सबसे बुद्धिमानी जीव कौन सा है। तो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि दूसरा सबसे बुद्धिमानी जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन है। कौन है भैया, डॉल्फिन है। और याद रखना जो डॉल्फिन होती है ये एक स्तनधारी है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से डॉल्फिन क्या है, तो मछली मत करके आना, ये एक स्तनधारी है भैया। क्या है, एक स्तनधारी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक ये मैमल्स है। किसी को कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। तो इस डॉल्फिन को दूसरा सबसे बुद्धिमानी जीव माना गया है। अगर मनुष्य के बाद में कोई बुद्धिमानी जीव है तो भैया डॉल्फिन है। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा, ह्यूमन ब्रेन के बारे में और जो स्पाइनल कोड होता है, जो मेरुरज्जु होता है, इसके बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है। भाई आप जो स्टडी करते हो ह्यूमन ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कोड के बारे में, तो विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। जैसे आपको अगर थैलेमस के बारे में जानना है, हाइपोथैलेमस के बारे में जानना है, मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में जानना है, पोन्स वेरुलाई के बारे में जानना है, सेरेब्रम के बारे में, सेरेबेलम के बारे में जानना है, अगर आपको मानव को मस्तिष्क से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में जानना है, मानव मस्तिष्क से संबंधित कुछ बातों के बारे में जानना है, तो आप विज्ञान की कौन सी शाखा पढ़ोगे, आप न्यूरोलॉजी शाखा पढ़ोगे। न्यूरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ह्यूमन ब्रेन और बेटा स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु के बारे में डिटेल में सिखाया जाता है, डिटेल में पढ़ाया जाता है, जिसके बारे में डिटेल में। अगर बात की जाए कि भैया मानव मस्तिष्क होता है, इस मानव मस्तिष्क का जो डॉक्टर होता है, भाई जो डॉक्टर होता है, कहने का मतलब आपकी खोपड़ी का जो डॉक्टर होता है, आपके ब्रेन का जो डॉक्टर होता है, उस ब्रेन के डॉक्टर को क्या कहा जाता है। तो याद रहे बेटा, आपके ब्रेन के डॉक्टर को कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि मानव मस्तिष्क और स्पाइनल कोड के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, और मानव मस्तिष्क का जो डॉक्टर होता है बेटा उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 4 क्वेश्चन आपके कंफर्म हुए या नहीं हुए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया आपके ब्रेन की लोकेशन क्या है, आपके ब्रेन की लोकेशन क्या है। तो मैंने आपको कल अच्छे से बताया था डायग्राम की सहायता से, मैंने आपको लिखवाया था कि बिलो क्रेनियम यानी कि कपाल के नीचे, इस बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर, तो कपाल के नीचे की ओर भैया आपका जो ब्रेन होता है वो उपस्थित होता है। तो एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो बिलो क्रेनियम ही आएगा, यानी कि कपाल के नीचे। डायग्राम की सहायता से मैंने कल अच्छे से समझाया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो क्रेनियम होता है ये 8 बोन से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें मैंने आपको नाम भी बताया था, फ्रंटल, ओसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, इथमोइड, स्पेनोइड। ये जो 8 अस्थियां है, ये 8 अस्थियां मिलकर बेटा आपके कपाल का निर्माण करती है, आपके क्रेनियम का निर्माण करती है। और इसी क्रेनियम के नीचे जो हमारा ब्रेन होता है वो सुरक्षित रहता है। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपका ब्रेन कहाँ उपस्थित होता है बेटा, तो आपके कपाल के नीचे उपस्थित होता है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है।
मैंने कहा कि मानव सबसे बुद्धिमान जीव होता है। दूसरा सबसे बुद्धिमान जीव डॉल्फिन होता है। ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कोड के बारे में आप अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। आपके ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। और आपके ब्रेन की लोकेशन क्या होती है? ब्लू क्रेनियम, यानी कि आपके कपाल के नीचे। और आपका जो कपाल होता है वो 8 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कि भैया हमारे ब्रेन का शेप कैसा होता है, यानी कि आकार कैसा होता है कि नहीं है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके ब्रेन का शेप कैसा होता है, आपके ब्रेन का आकार कैसा होता है। बेटा आपने नाम सुना होगा अखरोट का, खाया है कभी अखरोट? जो अखरोट होता है उस अखरोट के समान आपका ब्रेन दिखाई देता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कि आपके ब्रेन का आकार कैसा होता है, आपके ब्रेन की शेप कैसे होती है, तो भैया क्या आंसर करके आओगे? अखरोट के समान होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। देखिए भैया शेप के बारे में बात कर रहे थे। आपके ब्रेन की शेप यानी कि आपके ब्रेन का आकार। तो आकार कैसा होता है बेटा? अखरोट के समान होता है। किसके समान होता है? अखरोट के समान होता है। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके ब्रेन का बाहर कितना होता है। अरे अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके ब्रेन का बाहर कितना होता है, देखिए बेटा ध्यान से समझना, वेट के बारे में बात कर रहे हैं। वेट यानी कि वजन या फिर बाहर। तो आपके ब्रेन का बाहर कितना होता है? तो एक अडल्ट मेल के बारे में बात की जाए तो मेल में होता है बेटा 1350 से लेकर के 1450 ग्राम। ठीक है। अगर फीमेल के बारे में बात की जाए तो फीमेल में होता है बेटा थोड़ा सा मेल से कम 1250 से लेकर के 1350 ग्राम। अगर छोटे बच्चे की बात की जाए जिसका जन्म अभी अभी हुआ है तो उसमें भैया लगभग 30 से 40 ग्राम का उसके मस्तिष्क का बाहर होता है। और अगर हम एवरेज की बात करें कि औसतन आपके ब्रेन का बाहर कितना होता है, तो बेटा 1300 से 1400 ग्राम होता है। अगर एग्जाम में आए तो क्वेश्चन करके आ जाना। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? एक बार और सुनिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपके ब्रेन का आकार कैसा होता है, तो भैया अखरोट के समान होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपका जो ब्रेन होता है उस ब्रेन का बाहर कितना होता है, तो अगर एक मेल के बारे में पूछा जाए, एक वयस्क व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, पुरुष के बारे में पूछा जाए, तो 1350 से लेकर के 1450 ग्राम होता है। फीमेल के बारे में, महिला के बारे में पूछा जाए तो 1250 से लेकर के 1350 ग्राम होता है। और छोटे बच्चों के बारे में पूछा जाए तो लगभग 30 से 40 ग्राम का होता है। औसतन अगर पूछा जाए बेटा तो 1300 से 1400 ग्राम आपके ब्रेन का बाहर होता है। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ब्रेन से संबंधित सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है आगे भी। इतनी बात क्लियर है? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मिटा दूँ? ओके। अब ध्यान से समझिए। अब देखो आपका जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है, एक मेम्ब्रेन का आवरण होता है। और बेटा उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है मेनिंजिस मेम्ब्रेन। मेनिंजिस झिल्ली कहा जाता है। और जो मेनिंजिस झिल्ली होती है बेटा ये आपके ब्रेन को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बेटा। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं अभी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए मैं मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहा था। मेम्ब्रेन
मैंने कहा कि आपके ब्रेन के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जो आपके ब्रेन को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? तो मेनिंजिस मेम्ब्रेन, मेनिंजिस मेम्ब्रेन। और ये जो मेनिंजिस मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है, यानी कि 3 परत से मिलकर के बनी हुई होती है। वो कौन कौन सी परत है? तो मैंने कहा कि भैया आपके ब्रेन का आकार अखरोट के समान होता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका ब्रेन है, ये आपका मस्तिष्क है। तो इस मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों ओर ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है। तो ये जो आवरण पाया जाता है ये झिल्ली का होता है, और ये झिल्ली 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। ये झिल्ली कितनी परतों से मिलकर के बनी हुई होती है? 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है, कुछ इस तरीके से। सबसे अंदर वाली जो परत होती है, सबसे अंदर वाली जो परत होती है बेटा, उसे कहा जाता है पियामेटर या पायामेटर, पायामेटर। मध्य वाली जो परत होती है, ये अंदर वाली परत है, मैं लिख देता हूं। बीच वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है एरेक्नोइड, एरेक्नोइड, ये बीच वाली परत है। और सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है ड्यूआमेटर, ये सबसे बाहर वाली परत है। बोलो, ड्यूरामेटर है भैया, सॉरी, ड्यूरामेटर। मैंने कहा कि आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्रेन के चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है जिसे मेनिंजिस मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये मेनिंजिस मेम्ब्रेन 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। ये आपका ब्रेन है जिसका आकार अखरोट के समान है। इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये मेनिंजिस मेम्ब्रेन है, ये तीनों मिलकर मेनिंजिस मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। और ये जो मेनिंजिस मेम्ब्रेन होती है ये 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। सबसे अंदर वाली जो परत है उसे पिया या पायामेटर कहा जाता है, बीच वाली को एरेक्नोइड कहा जाता है, और सबसे बाहर वाली को ड्यूरामेटर कहा जाता है। किसी को कोई परेशानी आज तक नहीं होनी चाहिए। अब बेटा देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, आपका जो ब्रेन होता है और ये जो मेनिंजिस मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव का नाम है भैया सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक द्रव है, और ये द्रव आपके ब्रेन और आपकी जो मेनिंजिस मेम्ब्रेन है, इस मेनिंजिस मेम्ब्रेन के बीच भरा रहता है। इतनी बात क्लियर है? यह क्या करता है? बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। कौन बेटा? ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और याद रखना बेटा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, और अब भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इस मेनिंजिस मेम्ब्रेन से फिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, इस ये जो मेनिंजिस मेम्ब्रेन होती है, इस मेनिंजिस मेम्ब्रेन में अगर किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया के कारण, वायरस या बैक्टीरिया के कारण अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन से होता क्या है, ये जो मेनिंजिस मेम्ब्रेन होती है इसमें सूजन आ जाता है। और सूजन आने के बाद में बेटा एक बीमारी हो जाती है, इसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस डिसीज। इसमें आदमी का दिमाग में बुखार आता है, दिमाग की बुखार भी कहा जाता है इस मेनिंजाइटिस डिसीज को। आदमी कोमा में चला जाता है, इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। राजा राम मोहन राय का नाम सुना है, जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी गाइज, उसकी मृत्यु इसी मेनिंजाइटिस डिसीज से हुई थी। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारी की सारी ही चीजें आपको याद रखनी है।
मैंने कहा कि आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपके ब्रेन के चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है, जिसे मेनिंजेस मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है ये मेम्ब्रेन। सबसे अंदर वाली होती है वो होती है पाया मैटर, बीच वाली होती है एरेक्नोइड और सबसे अंदर वाली होती है ड्यूरा मैटर। इतनी बात क्लियर? आपके ब्रेन और इस मेनिंजेस मेम्ब्रेन के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, जो आपके ब्रेन को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। आगे देखिए बेटा, जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन होती है, इस मेनिंजेस मेम्ब्रेन में वायरस या बैक्टीरिया के कारण अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बेटा आपकी जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन होती है इसमें सूजन आ जाता है और आपको एक बीमारी देखने को मिलती है, वो होती है मेनिंजाइटिस डिसीज, जिसे आम भाषा में दिमागी बुखार भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु बेटा इसी मेनिंजाइटिस डिसीज की वजह से हुई थी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके भैया। देखिए भैया, इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। आपका जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ब्रेन की जो कोशिका होती है उस कोशिका का नाम क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो भी आंसर आपको अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वही आंसर करके आना है। आगे बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो भी आपको आंसर एक ही करके आना है। वो क्या, अभी मैं बताऊं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भी आंसर आपको एक ही करके आना है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन की इकाई कौन सी है, तो भी आंसर आपको एक ही करना है। ये सबसे जो सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर है बेटा न्यूरॉन। से हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सॉरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन की कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन है। ब्रेन की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन है। ब्रेन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, न्यूरॉन है। ब्रेन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, न्यूरॉन है। ब्रेन की इकाई कौन सी है, न्यूरॉन है। इतने सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब बेटा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको न्यूरॉन पर अलग से पढ़ाने वाला हूँ। न्यूरॉन की संरचना आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी और यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेंड्रोन, डेंड्राइट, एक्सोन, साइटोन, ये सभी पार्ट में आपको बताने वाला हूँ आगे जा करके। इतनी बात क्लियर है? देखिए बेटा, ये जो न्यूरॉन होता है, ये जो न्यूरॉन होती है, ये तंत्रिका जो कोशिका होती है, ये हमारे शरीर की या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। भैया हमारे शरीर की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो गाइज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। अगर आपको नहीं पता है तो बेटा कल मैं कमेंट बॉक्स में नहीं, कम्युनिटी पोस्ट जो डालता हूं उस कम्युनिटी पोस्ट में, देखो मैं हर रोज मैं आपको बता दूं, हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बेटा एक पोस्ट डालता हूं।
उसमें वो क्वेश्चन डालता हूँ जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं। तो अगर आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर कमेंट करते हो या उस क्वेश्चन का जवाब देते हो बेटा, तो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ न कुछ नई जानकारी में अपलोड करता ही रहता हूँ। तो भैया कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर ज़रूर क्वेश्चनों का आंसर दिया करो, ताकि आपको पता तो लगे कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसी मैं क्या करता हूँ, जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो वहाँ पर भी आप भैया क्वेश्चनों का रिविजन कर सकते हो। तो कल कम्युनिटी पोस्ट में देख लेना भैया इस क्वेश्चन का आंसर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। और ये भी बता दूंगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है वहाँ पर। या अभी तो मैंने बता दिया कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। किसी को कोई परेशानी आता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए बेटा, अब न्यूरॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लीजिए। जैसे हमारा जो नाखून होता है बेटा, इस नाखून को काटने पर आप देखते हो कुछ दिनों बाद में, 1 या 2 दिन 3 दिन के बाद में बेटा ये वापस बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है, यानी कि एक बार काटने पर इसका पुनर्निर्माण हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि इस जो नाखून होता है उस नाखून की जो कोशिका होती है उस कोशिका में सेल डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। इसी कोशिका विभाजन के कारण बेटा ये जो नाखून होता है इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता आती है, जिस कारण ये बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरीके से बेटा ये जो न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन में हमारे शरीर में सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया इस कोशिका में जो कोशिका विभाजन है उस कोशिका विभाजन की क्षमता बहुत कम होती है। भाई कोशिका विभाजन नहीं होगा तो ये कैसे बढ़ेगा? अगर एक बार जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो गाइज याद रखना इसका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। और ये हमारे ब्रेन की कोशिका है, इसका हमारे शरीर में बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब मैं आपको आगे न्यूरॉन के बारे में या तंत्रिका कोशिका की संरचना और इसके कार्यों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो तंत्रिका कोशिका है जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत कम होती है। उसका कारण कोशिका विभाजन है, क्योंकि इस प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता बहुत कम होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक बार अगर ये डैमेज हो जाएगी तो उसके बाद में इसका पुनर्विकास नहीं होता है। इसी कारण जब भी आप बाइक चलाते हो तो ऐसा कहा जाता है कि भैया हेलमेट लगाकर बाइक चलाना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर एक बार आपको सिर पर चोट लग गई और आपकी ये जो न्यूरॉन है, आपकी ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये डैमेज हो जाती है तो बेटा इनका पुनर्निर्माण नहीं होता है। इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नगण्य होती है। इसलिए बेटा अगर आपका ब्रेन डैमेज हो गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन होता है, वैसे देखा जाए तो सारे के सारे ही अंग इम्पोर्टेंट है, फालतू का कोई भी नहीं है, लेकिन ब्रेन कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इंसान की मृत्यु हो सकती है। इस कारण बेटा कभी भी जब भी बाइक चलाई जाए तो बेटा बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। इतनी बात क्लियर है? अब भैया इसमें सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है, तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो आपने लीवर के बारे में सुना है। लीवर भी हमारे शरीर का एक ऑर्गन है, इसका भी हमारे शरीर में बहुत उपयोग है। मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था लीवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पाचन तंत्र वाले चैप्टर में भी मैंने लीवर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। देखिए जो लीवर होता है इसकी जो कोशिका होती है उसका नाम होता है हिपेटिक सेल। एक्चुअली में सेल का मतलब हिंदी में कोशिका ही होता है। तो लीवर की कोशिका कौन सी है या लीवर की सेल कौन सी है? तो हिपेटिक सेल है। और इसमें भैया पुनर्निर्माण की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सर्वाधिक होती है।
इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका मतलब क्या है सीधा सा कि इसमें कोशिका विभाजन जो होता है, जो सेल डिवीजन है, जो कोशिका विभाजन है बेटा, वो इसमें सर्वाधिक होता है, वो इसमें सर्वाधिक होता है। इसी के कारण बेटा ये जो हिपेटिक सेल है, अगर एक बार ये डैमेज हो गई तो बेटा इसमें कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है, तो तुरंत ही इसका निर्माण हो जाता है। लेकिन बेटा एक निश्चित समय पश्चात नहीं हो पाता है। जैसे अपनी उम्र के जो लोग हैं, अगर इनके लीवर को बेटा डोनेट कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंसान का जो लीवर होता है उसे प्रतिशत में डोनेट किया जा सकता है। उसका एक रीज़न ये है, प्रतिशत का मतलब ये है कि 100 में से जैसे कि 40% आप डोनेट कर सकते हो, तो 40% डोनेट कर सकते हो, तो बाकी का जो 60% बचा हुआ भाग होता है उसमें कोशिका विभाजन की प्रोसेस होगी, जिससे ये जो हिपेटिक सेल होता है, इन हिपेटिक सेल का निर्माण होगा और जिससे भैया पूरा का पूरा ही लीवर बन करके तैयार हो जाता है। कहने का मतलब इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सर्वाधिक होती है। जैसे कि नाखून काटने पर ये पुनः वापस आ जाता है क्योंकि इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है, ठीक वैसे ही आपका जो लीवर होता है, ये एक बार इसको काटने पर या किसी को डोनेट जब भी किया जाता है तो इसका पुनर्निर्माण हो जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन सर्वाधिक होता है, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसकी मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, हमारे शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसकी मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, यानी कि पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, तो न्यूरॉन की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो हिपेटिक सेल। हिपेटिक सेल एक लीवर की कोशिका है। ओवरऑल आपको सारी की सारी ही बातें समझ में आ गई होगी। बोलो, अगर आपको सारी की सारी ही बातें समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके गाइज, ब्रेन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी की सारी ही मैंने आपको बता दी है। अब ब्रेन के कुछ फैक्ट है बेटा, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक क्लास समाप्त हो जाएगी। कल से हम बेटा ब्रेन के भागों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? तो ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मिटा दो। ओके, देखिए बेटा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। कोई अपना साथी है जो बायोलॉजी पढ़ना चाहता है और उसको कोई अच्छा कंटेंट मिल नहीं पा रहा है, तो भैया इस यूट्यूब चैनल पर भेज दीजिए। आप किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। लगभग मैंने बेटा बायोलॉजी के सभी ही चैप्टर करवा रखे हैं। जो कुछ बचा हुआ है तो उसको भी आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये बात है भैया। अब कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप खा से हमारी वीडियो देखते हो। हमें पता तो लगे कि भैया आप खा से हमारी वीडियो को देखते हो। और भैया वीडियो को देखा करो यार, देखना इम्पोर्टेंट होता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे रोटी रोजी मिल जाएगी और आपको आपकी रोटी मिल जाएगी। अरे भाई, पढ़ाई करोगे तभी तो जॉब लगेगी आपकी, और जॉब लगेगी तो घर में रोटी भी तो आएगी। और मेरा मकसद क्या है मुख्य? मेरा मकसद यही है, आपके घर में रोटी लाना, है कि नहीं है? इसलिए मन लगा कर पढ़ो भैया। समय है, गुजर जाता है, उसके बाद में पछताना पड़ता है, जिससे अच्छा है अभी पढ़ लो। देखिए बेटा, अब बात करते हैं ब्रेन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि जो मानव का दिमाग है, हेडिंग लगा देता हूं, ह्यूमन ब्रेन फैक्ट्स। पहला, अच्छे से लिखते हैं। पहला फैक्ट क्या है कि जो मानव होता है, इस मानव का दिमाग सबसे बुद्धिमानी होता है। मानव का दिमाग सबसे बुद्धिमानी होता है। मनुष्य का जो दिमाग है बेटा,
वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी होता है, वो सबसे ज़्यादा या फिर सबसे बुद्धिमानी होता है। इतनी बात क्लियर है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका, लेकिन फैक्ट तो है, ध्यान रखना है। संसार में जितने भी जीव है बेटा, उन सभी में जो मनुष्य का दिमाग होता है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकसित होता है। दूसरा आपको क्या लिखना है? दूसरा आपको ये लिखना है कि मृत्यु से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन का हम 2 से लेकर के 5% ही उपयोग करते हैं। 2 से लेकर के भैया 5% ही हम उपयोग करते हैं। आपके जन्म से लेकर के आपकी मृत्यु तक आपका जो ब्रेन होता है वो उसका हम 2 से लेकर के 5% ही उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि लगभग 95% तो आपका जो दिमाग होता है बेटा वो खाली जाता है। इसलिए हो सके जितना आपको भरना है आपके ब्रेन को आप भर सकते हो। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तीसरा देखिए, आपका जो ब्रेन होता है बेटा ये एक वसीय अंग होता है। आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है ये एक वसीय अंग होता है। वसीय अंग का मतलब होता है फेटिस्ट ऑर्गन। क्यों? क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में से आपके ब्रेन के पास वसा स्टोर होती है। इसी के कारण आपके ब्रेन को एक वसीय अंग कहा गया है। तो आपका ब्रेन क्या है बेटा? आपके ब्रेन को वसीय अंग कहा जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन के पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में से सबसे ज़्यादा वसा का स्टोर होता है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चौथा फैक्ट क्या है? जब आप सुबह उठते हो तो आपके ब्रेन के पास लगभग 10 वाट के बल्ब को जलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा सुबह के समय आपके ब्रेन के पास होती है। सुबह के समय आपके ब्रेन के पास होती है। मैंने क्या कहा? 10 वाट के बल्ब को जलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा जब आप सुबह 3 या 4 बजे उठते हो तो उतनी ऊर्जा आपके ब्रेन के पास होती है। तो सोचो, अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हो तो बेटा वो सारी की सारी ही चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन उस समय बिल्कुल फ्रेश रहता है। जो कुछ भी पढ़ते हो, जो कुछ भी करते हो आप, वो सारी की सारी ही चीज़ें आपको याद हो जाती है। लेकिन आजकल के स्टूडेंटों का हाल बुरा है। आजकल के क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, सबसे पहले फ़ोन देखते हैं कि किसी का मैसेज आया है या नहीं आया है। बेटा ऐसा नहीं करना है। लगभग आपको सुबह 8 बजे से पहले आपको बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाना है। सुबह 3 या 4 बजे उठना है आपको, चाहे शाम को 9 बजे 8 बजे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह 3 बजे से लेकर के अगर सुबह 8 बजे तक अगर आप पढ़ते हो तो बेटा ये जो समय है सुबह 3 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच का, ये आपको बेटा बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। लेकिन इसको पालन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग सुबह बिल्कुल फ्रेश रहता है। अगर आप पढ़ते हो तो सारी चीज़ें याद रहेगी, और याद रहेगी तो आपकी एग्ज़ाम पास होगी, और एग्ज़ाम पास होगी तो आपको जॉब मिलेगी तो भैया आपके माँ बाप खुश होंगे, आप खुश रहेंगे, आपके बीवी बच्चे खुश रहेंगे, आपके घर में रोटी आएगी, आपके घर में कपड़ा आएगा, है कि नहीं? इसलिए भैया सुबह 3 बजे उठो और 8 बजे तक आपको पढ़ना है, 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक। इतनी बात क्लियर है? अगला नंबर 5वां देखते हैं। देखिए बेटा, हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के पास जितने भी मिनरल्स हैं, उन सब में से बेटा सोडियम उपस्थित होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है ब्रेन के पास? सोडियम पाया जाता है। छठा, आपके ब्रेन में लगभग 70,000 से लेकर के 80,000 प्रतिदिन
विचार आते हैं, जिसमें से बेटा लगभग 90% तो नेगेटिव होते हैं और भैया 10% पॉजिटिव होते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। 7वां यहाँ पे देख लीजिए, आपके शरीर में जितनी भी ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा का 20% अकेला आपका ब्रेन खर्च करता है। 7वां क्या लिखोगे, आपका जो ब्रेन होता है वो 20% ऊर्जा को खर्च करता है। शरीर में जितनी भी बनी है उसका 20% ऊर्जा खर्च कौन करता है, तो आपका ब्रेन करता है। कितनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। एक बार और बता देता हूँ, मैंने आपको 7 फैक्ट लिखा है जहाँ से कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला फैक्ट है कि मानव का जो दिमाग होता है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी होता है, सबसे ज़्यादा विकसित होता है। दूसरा, मैंने आपको बताया है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम हमारे ब्रेन का सिर्फ 2 से लेकर के 5% ही यूज कर सकते हैं। ये यूज कर पाते हैं, कर सकते नहीं है, यूज कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि जो आपका मस्तिष्क होता है इसे वसीय अंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वसा को स्टोर करके रखता है। चौथा देख लीजिए, जब आप सुबह 3 या 4 बजे उठते हो तो आपके ब्रेन के पास 10 वाट को बल्ब को जलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा आपके ब्रेन के पास होती है। इसलिए कभी भी स्टूडेंट को सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है और आपका मन बिल्कुल शांत रहता है, कहीं भी दूसरी जगह पर ध्यान नहीं भटकता है। जो भी चीज़ें पढ़ते हो सारी की सारी ही चीज़ें आपको याद रह जाती है। अगला, ब्रेन जो होता है वो जितने भी खनिज तत्व है उन सभी में सबसे ज़्यादा आपके ब्रेन के पास सोडियम उपस्थित होता है। छठा, प्रतिदिन आपके ब्रेन है उसमें लगभग 70 से लेकर के 80,000 तक थॉट आते हैं, विचार आते हैं, जिनमें से 90% नेगेटिव होते हैं, सिर्फ 10% ही पॉजिटिव होते हैं। लास्ट एंड फाइनल, हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा बनती है उसका अकेला 20% ऊर्जा आपका ब्रेन खर्च करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तैयार है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन के पार्ट पढ़ने वाले हैं और बेटा कौन कौन से ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, सबसे छोटा भाग है, वैसे मैं पढ़ा चुका लेकिन एक बार और रिविजन करवाऊंगा। उसके बाद में हम ब्रेन के एक एक पार्ट के फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो कल की क्लास का इंतजार करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।